ये कहानी एक मास्टरपीस फिल्म 7 की है, जिसमें दो डिटेक्टिव्स मिल्स और विलियम समरसेट एक रहस्यमय केस की जांच कर रहे होते हैं। तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब मिल्स, जो हाल ही में ट्रांसफर होकर आया है, अपने सीनियर डिटेक्टिव समरसेट से मिलता है। समरसेट रिटायरमेंट के करीब है, लेकिन अभी भी अपने काम को लेकर बेहद संजीदा है। दोनों को एक अपराध स्थल पर भेजा जाता है, जहां एक मोटा आदमी मरा हुआ पाया जाता है। शुरुआत में ये समझ पाना मुश्किल होता है कि ये एक नेचुरल डेथ है या हत्या, लेकिन जब वो देखते हैं कि मरने वाले के हाथ पैर कसकर बांधे गए थे, तो साफ हो जाता है कि ये हत्या का मामला है। समरसेट अपराध की जगह का बारीकी से निरीक्षण करता है और मिल्स को निर्देश देता है कि वो आसपास के लोगों से पूछताछ करे। बाद में जब वो अपनी कार में होते हैं तो मिल्स समरसेट के आदेश देने के तरीके से नाखुश दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो दोनों समान पद पर हैं और उसे भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो समरसेट को मिलता है। फोरेंसिक जांच से पता चलता है कि जिसकी मृत्यु हुई है वो ओवर डाइटिंग यानी बहुत ज्यादा भोजन करने से हुई है। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि उसे जबरदस्ती खिलाया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। समरसेट इस पर टिप्पणी करता है कि अगर कोई सिर्फ हत्या करना चाहता तो वो 12 घंटे तक अपना समय बर्बाद नहीं करता। इस बात से वो अंदाजा लगाना चाहता है कि इस हत्या के पीछे कोई सीरियल किलर हो सकता है, जो आगे और हत्याएं करने वाला है। हालांकि पुलिस कप्तान को इस सिद्धांत पर यकीन नहीं होता। उसका मानना है कि ये बस एक मोटे आदमी को टॉर्चर करने का मामला हो सकता है। अगले दिन मंगलवार को मिल्स एक और अपराध स्थल पर पहुंचता है, जहां मीडिया पहले से मौजूद होती है। इस बार एक मशहूर वकील की हत्या कर दी गई थी और वहां ग्रीड यानी लालच शब्द लिखा गया था। वकील की पत्नी की तस्वीर भी खून से सनी हुई थी। इसी दौरान समरसेट के ऑफिस से उसका नाम हटाया जा रहा होता है, क्योंकि वो रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा था। कप्तान उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि समरसेट अपने काम में माहिर है और उसकी मौजूदगी मामले की जांच के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। वो उसे ये भी बताता है कि मोटे आदमी के लाश से प्लास्टिक के कुछ टुकड़े मिले हैं। ये सुनकर समरसेट का ध्यान तुरंत उस आइसक्रीम सीन की ओर जाता है। समरसेट जब दोबारा पहले वाले अपराध स्थल पर लौटता है तो उसे फर्श पर खरोच के निशान दिखाई देते हैं। ये निशान तब बने थे जब किसी ने फर्श को सरकाया था। जब वो फ्रीज को हिलाकर देखता है तो उसे पीछे की दीवार पर खून से लिखा हुआ शब्द ग्लूटनी मिलता है, जिसका अर्थ है अत्यधिक भोजन की आदत। इसके अलावा वहाँ एक नोट भी छोड़ गया था, जिसमें लिखा था कि नर्क से स्वर्ग तक जाने का रास्ता बहुत लंबा है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी और आगे और हत्याएं होने वाली थी। समरसेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये हत्याएं 7 घातक पापों यानी 7 डेडली सिंस पर आधारित है। ग्लूटनी यानी भोजन की लालसा, ग्रीड लालच, स्लॉट यानी आलस्य, रैथ क्रोध, प्राइम घमंड, लस्ट यानी वासना और एनवी यानी जलन। हालांकि समरसेट इस केस में शामिल होने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो महज 5 दिनों में रिटायर होने वाला था। लेकिन जब वो रात को लाइब्रेरी जा रहा था और 7 डेडली सिंस के बारे में पढ़ रहा था, तो उसे महसूस होता है कि वो मामला कितना गंभीर है। दूसरी ओर मिल्स अपराध स्थल की तस्वीरों का अध्ययन कर रहा होता है। अब अगले दिन बुधवार को मिल्स समरसेट के ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है, ताकि वो रिटायरमेंट से पहले एक साथ काम कर सके। उसी दिन मिल्स की पत्नी ट्रेसी समरसेट को फोन करती है और उसे डिनर पर इनवाइट करती है। रात के खाने के दौरान समरसेट अपनी जिंदगी के बारे में बात करता है और बताता है कि उसने कभी शादी क्यों नहीं की। बातचीत के दौरान माहौल अचानक गंभीर हो जाता है और जब उन्हें पता चलता है कि मिल्स का नया अपार्टमेंट एक मेट्रो लाइन के ठीक ऊपर है और हर बार ट्रेन गुजरने पर पूरा घर ही हिल जाता है। डिनर के बाद दोनों डिटेक्टिव्स फिर से केस पर चर्चा करते हैं। मिल्स समरसेट को किलर द्वारा छोड़ा गया नोट दिखाता है और वो दोनों ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि ये हत्यारा अपराध स्थल पर कोई ठोस सबूत छोड़कर नहीं गया और वो छोड़ता भी नहीं है। फिर उन्हें अंदाजा होता है कि वकील की पत्नी ही एकमात्र सुराग हो सकती है। वो उसे मिलने जाते हैं और कुछ पूछताछ करते हैं। जब उसे हत्या के दिन की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तो वो बताती है कि एक पेंटिंग उल्टी टंगी हुई थी। जब वो अपराध स्थल पर जाकर पेंटिंग को ध्यान से देखते हैं तो पेंटिंग पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन जहाँ पेंटिंग टंगी हुई थी वहाँ फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। जब इन फिंगरप्रिंट्स को जांच के लिए भेजा जाता है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये फिंगरप्रिंट इतने अनोखे तरीके से लगाए गए थे कि उनमें हेल्प मी लिखा हुआ प्रतीत हो रहा था। इसके बाद गुरुवार को इन फिंगरप्रिंट्स का मिलान एक अपराधी से हो जाता है, लेकिन समरसेट को शक होता है कि ये उनका असली कातिल नहीं है। असली कातिल बहुत सोच समझकर अपराध कर रहा था, जबकि जिस आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो मानसिक रूप से अस्थिर था यानी अनस्टेबल था। बावजूद इसके वो पुलिस की स्वाट टीम के साथ उस व्यक्ति के अपार्टमेंट पर पहुंचते हैं। अपार्टमेंट में उन्हें जो मिलता है वो हैरान कर देने वाला था। ये व्यक्ति कातिल का तीसरा शिकार था, जो अपने ही बिस्तर से बंधा हुआ पाया जाता है। जब जांच के दौरान उसके फोटोज देखे जाते हैं तो पता चलता है कि ये व्यक्ति
पूरे 1 साल से बंधा हुआ था। दीवार पर स्लॉट यानी आलस्य लिखा हुआ था, जो इस व्यक्ति की हालत से मेल खाता था। जब एक पुलिस अधिकारी उसे करीब से देखने जाता है तो अचानक उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। हालांकि वो इतनी गंभीर स्थिति में होता है कि उससे कोई भी सवाल या जवाब नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर बताते हैं कि वो अपने दांतों से अपनी ही जीभ काट चुका है और उसके मस्तिष्क को भारी नुकसान पहुंच चुका है। इस केस की गंभीरता अब सभी को समझ में आने लगी थी, लेकिन असली कातिल अभी भी बाहर घूम रहा था। मिल्स की पत्नी ट्रेसी समरसेट को एक बार फिर कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ ट्रेसी एक बड़ी सच्चाई बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने अभी तक मिल्स को यह बात नहीं बताई क्योंकि वो इस शहर के माहौल में अपने बच्चे को पालना नहीं चाहती थी। समरसेट उसे अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ सलाह देता है क्योंकि वो भी एक वक्त किसी के साथ रिश्ते में था। शुक्रवार को मिल्स और समरसेट इस केस को लेकर गहरी चर्चा कर रहे होते हैं। मिल्स को लगता है कि कातिल एक पागल इंसान है जो बिना किसी ठोस कारण के हत्याएं कर रहा है, लेकिन समरसेट इस बात से सहमत नहीं होता। वो समझता है कि कातिल पागल नहीं बल्कि बेहद धैर्यवान है और शातिर भी है। वो इस हद तक जाता है कि इंसान को पूरे 1 साल तक बिस्तर में बांधकर जिंदा रखता है ताकि सही समय पर उसके फिंगरप्रिंट्स को एक अपराध स्थल पर निशान के रूप में इस्तेमाल कर सके। इससे ये बात साबित हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा मास्टरमाइंड है जो अपने अपराध को एक विशेष पैटर्न में अंजाम दे रहा था। समरसेट को एक महत्वपूर्ण विचार आता है। वो सोचता है कि ये कातिल जरूर किसी लाइब्रेरी से 7 घातक पापों से जुड़ी किताबें पढ़ रहा होगा। उसने खुद भी लाइब्रेरी से उन किताबों का अध्ययन किया था, जिससे ये संभावना और भी मजबूत हो जाती है। इस विचार के आधार पर वो FBI के एक एजेंट को मिल्स के पैसों से हायर करता है और पता लगवाता है कि इन किताबों को कौन कौन लोग उधार ले रहे हैं। मिल्स को ये तरीका पसंद नहीं आता क्योंकि ये एक तरह से गैर कानूनी था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। जल्दी उन्हें उन लोगों की एक सूची मिलती है जिन्होंने 7 घातक पापों से जुड़ी किताबें उधार ली थी। इस सूची में एक नाम विशेष रूप से संदिग्ध दिखता है, जॉन डो। मिल्स और समरसेट तुरंत इस व्यक्ति के अपार्टमेंट का पता निकालते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। मिल्स अब भी इस पूरे प्लान से असंतुष्ट था क्योंकि उसे नहीं पता कि वो जॉन डो से क्या ही कहेंगे और वो इस जांच के गैर कानूनी तरीकों को लेकर नाखुश होता है। इसी दौरान वो अपार्टमेंट के हॉलवे में होते हैं कि अचानक एक व्यक्ति ग्रोसरी बैग लेकर आता है और जैसे ही वो उन्हें देखता है तुरंत अपनी बंदूक निकालकर गोली चला देता है। दोनों डिटेक्टिव्स तुरंत सतर्क हो जाते हैं और किसी तरह गोलीबारी से बचते हैं। मिल्स उस संदिग्ध व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर देता है और ये चेस सीक्वेंस काफी लंबा चलता है और आखिरकार वो सस्पेक्टेड इंसान मिल्स पर ऊपर से हमला कर देता है। मिल्स की बंदूक गिर जाती है और वो पूरी तरह उस आदमी की गन पॉइंट पर आ जाता है। मिल्स खुद से बात करता है कि आज नहीं, जैसे वो खुद को समझा रहा होता है कि वो अभी मरने वाला नहीं है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से संदिग्ध व्यक्ति उसे मारने के बजाय भाग जाता है। ये घटना डिटेक्टिव्स को और भी अधिक हैरान कर देती है। इसके बाद समरसेट और मिल्स के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि उन्हें जॉन डो के अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ना चाहिए या नहीं। समरसेट समझाने की कोशिश करता है कि उनके पास कोई वारंट नहीं है और वो गैर कानूनी तरीके से ये जांच कर रहे हैं, लेकिन मिल्स का गुस्सा अब अपने चरम पर होता है और वो एक ही लात में दरवाजा तोड़ देता है। अंदर जाने पर उन्हें कई भयानक चीजें दिखाई देती हैं। पूरे अपार्टमेंट में हत्या के शिकार लोगों की तस्वीरें लगी होती हैं और वहाँ एक डायरी भी मिलती है जिसमें जॉन डो ने अपनी विचारधारा को विस्तार में लिखा होता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि मिल्स की भी तस्वीर उस अपार्टमेंट में मौजूद होती है। ये वही तस्वीर थी जिन्हें एक न्यूज रिपोर्टर ने खींचा था, जिसे मिल्स ने कुछ दिनों पहले अपराध स्थल से भगा दिया था। इसका मतलब साफ था कि कातिल वही न्यूज रिपोर्टर होगा जिसे वो पहले देख चुके थे। तभी फोन बजता है और ये खुद जॉन डो होता है। वो कहता है कि वो डिटेक्टिव्स के काम से बहुत ज्यादा खुश है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी उसका अपार्टमेंट ढूंढ लेंगे। वो मिल्स से माफी मांगता है क्योंकि चेस के दौरान उसे चोट लग गई थी। लेकिन एक और अजीब बात होती है, पूरे अपार्टमेंट से एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। इसका मतलब था कि कातिल ने अपने फिंगर टिप्स खुद काट लिए थे ताकि उसका कोई रिकॉर्ड ही ना मिले। इसके तुरंत बाद एक और भयानक हत्या सामने आती है। इस बार यह हत्या लस्ट यानी वासना के कारण की गई थी। यह अपराध एक कोठे पर हुआ था जहां एक लड़की की हत्या कर दी गई थी, जबकि एक लड़के को छोड़ दिया गया था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कातिल ने उसे गन पॉइंट पर रखकर जबरदस्ती यह अपराध करवाया। ये सुनकर दोनों डिटेक्टिव्स को ये एहसास होता है कि कातिल अपने प्लान को पूरी तरह से अंजाम देने में लगा हुआ है। इसके बाद दोनों बार में बैठकर केस पर चर्चा कर रहे होते हैं। समरसेट कहता है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ कमाने से ज्यादा आसान चुराना है, बड़े होने से ज्यादा आसान बच्चे बने रहना है। लेकिन मिल्स उसकी इस बात से सहमत नहीं होता। रविवार को वो अपने अगले अपराध स्थल पर पहुंचते हैं जहां इस बार हत्या का कारण प्राइड यानी घमंड होता है। कातिल ने एक महिला के पास 2 विकल्प छोड़े थे, या तो वो मदद के लिए फोन करे और अपना चेहरा खराब कर ले, या फिर नींद की गोलियां खाकर हमेशा के लिए सो जाए। उसने दूसरा विकल्प चुना और खुद की जान ले ली। समरसेट अब पूरी तरह समझ चुका था कि ये मामला और खतरनाक होता जा रहा है। वो फैसला करता है कि वो रिटायरमेंट नहीं लेगा,
जब तक कि वो कातिल को पकड़ नहीं लेते। वो कहता है कि अगर कातिल 7वें पाप तक पहुंच गया तो फिर इस केस को कभी हल नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जॉन डो खुद पुलिस स्टेशन आ जाता है। उसकी शर्ट खून से सनी होती है और उसकी उंगलियों पर पट्टियां बंधी होती हैं। मिल्स गुस्से से चिल्लाता है और उसे तुरंत जमीन पर गिरने के लिए कहता है। एक अधिकारी उसे हथकड़ियां लगा देता है। अब सभी डिटेक्टिव्स इस बात को लेकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर कातिल ने खुद को गिरफ्तार क्यों करवाया। जांच में पता चलता है कि उसके कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, क्योंकि उसने अपनी उंगलियों के निशान पूरी तरह से हटवा दिए थे। इसके अलावा उसका कोई बैंक रिकॉर्ड या पहचान से जुड़ा कोई अन्य डेटा भी नहीं मिलता। हालांकि जॉन डो के वकील का कहना है कि उसने 2 और लाशें छिपाई हैं। वो चाहता है कि पुलिस वाले उसे उन लाशों के पास लेकर जाए, नहीं तो वो पागल होने का नाटक करके बच सकता है। बदले में वो अपने अपराधों को लिखित तौर पर स्वीकार करेगा, जहां डिटेक्टिव्स को ये तय करना होता है कि वो उसकी बात माने या नहीं। समरसेट और मिल्स के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते, इसलिए वो जॉन डो की बात मानने का फैसला करते हैं। शाम के 6 बजे वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं और माइक्रोफोन सेट करते हैं। जॉन डो उनकी ही कार में बैठता है और एक हेलीकॉप्टर उनकी निगरानी कर रहा होता है। इस सफर के दौरान जॉन डो अपने अपराधों को लेकर कोई पछतावा नहीं दिखाता, बल्कि उसे इस बात की खुशी होती है कि उसने पापियों को उनके पापों की सजा दी है। मिल्स इस पर आपत्ति जताता है और कहता है कि जिन लोगों की उसने हत्या की है वो मासूम थे। इस पर जॉन डो पहली बार गुस्से में आता है और जोर से चिल्लाता है कि वो मासूम नहीं थे। ये वो क्षण था जब जॉन डो पहली बार अपनी असली इरादों को खुलकर जाहिर कर रहा था। फिर वो मिल्स से कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने खुद को गिरफ्तार करवाया, और तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बख्शी। अगर मैं चाहता तो उसी दिन तुम्हें मार सकता था। डिटेक्टिव्स जॉन डो के बताए वीरान इलाके में पहुंचते हैं। ये एक सुनसान जगह थी जहाँ बस टूटे फूटे ट्रेलर और बिजली की लाइनों के अलावा कुछ नहीं थी। हेलीकॉप्टर भी अब उनकी निगरानी नहीं कर सकता था। जैसे ही वो कार से बाहर निकलते हैं तभी वहाँ एक वैन आती है जिसे एक डिलीवरी बॉय चला रहा होता है। डिलीवरी बॉय बताता है कि उसे डिटेक्टिव्स मिल्स के लिए एक पैकेज लाने को कहा गया था। समरसेट वैन के ड्राइवर को वहाँ से भेज देता है और डिलीवरी बॉक्स को खोलता है। जैसे वो अंदर देखता है तो उसका चेहरा डर और सदमे से भर जाता है। वो घबरा कर पीछे हट जाता है और मिल्स को दूर रहने के लिए कहता है। उसी समय जॉन डो मिल्स से धीरे धीरे बात करने लगता है। वो उसके जीवन की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत सुंदर थी, तुम अपनी खूबसूरत पत्नी ट्रेसी के साथ रहते थे। मिल्स को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि जॉन डो उसकी पत्नी का जिक्र क्यों कर रहा है। फिर जॉन डो एक भयानक सच सामने लाता है। आज सुबह मैं तुम्हारी पत्नी ट्रेसी से मिला। मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं उसका पति हूँ, लेकिन जब उसने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैंने उसका सिर काट दिया और मैंने उसे दोबारा देखने का तरीका ये चुना कि उसका सिर अपने पास रख लिया। मिल्स अब भी पूरी तरह से स्थिति को समझ नहीं पाता, लेकिन समरसेट इस भयानक सच्चाई से हिल चुका था। उसने बॉक्स में ट्रेसी का सिर देखा था। वो मिल्स को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मिल्स की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों होते हैं। तभी जॉन डो अपना अंतिम कार्ड खोलता है। वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने भी एक पाप किया है। मेरा पाप था जलन, यानी एनवी। मुझे तुम्हारी खूबसूरत जिंदगी से जलन थी, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मार दिया। अब मिल्स का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है। वो अपनी बंदूक जॉन डो की तरफ उठाता है। समरसेट उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो जॉन डो जीत जाएगा। लेकिन अब मिल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जॉन डो चाहता था कि मिल्स को क्रोध आए और वो पाप करे। उसके मास्टर प्लान के मुताबिक उसे मिल्स के हाथों मरना था। उसने मिल्स को बदला लेने के लिए उकसाया था और अंत में मिल्स ने अपनी बंदूक से कई गोलियां चला दी, जिससे जॉन डो वहीं मर गया। मिल्स अब पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। अब मिल्स पुलिस के कार के पीछे बैठा हुआ था। समरसेट बेहद शांत खड़ा था। वो समझ चुका था कि जॉन डो का प्लान पूरी तरह से सफल हो गया। कप्तान समरसेट से कहता है कि हम मिल्स को बचा लेंगे, लेकिन समरसेट को पता था कि मिल्स का जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। फिल्म के अंतिम दृश्यों में समरसेट कहता है ये दुनिया एक बहुत ही बेकार जगह है, लेकिन मैं तब तक ड्यूटी करूंगा जब तक मैं मर नहीं चाहता। ये कहानी ईसाई धर्म के 7 घातक पापों पर आधारित थी। ये पाप है ग्लुटनी का, यानी अत्यधिक भोजन, ग्रीड यानी लालच, स्लॉट यानी आलस्य, रैथ यानी क्रोध, प्राइड यानी घमंड, लस्ट यानी वासना और एनवी यानी जलन। फिल्म हमें यह दिखाती है कि यदि हम अपने अंदर इन पापों को बढ़ने देते हैं तो वो हमें बर्बाद कर सकते हैं। इस कातिल ने यह साबित किया कि उसने अपने मास्टर प्लान के जरिए 7 पापों को एक एक करके दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में हमेशा संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर चीज की एक सीमा होती है। दुनिया में जहर को काटने के लिए थोड़ा जहर जरूरी होता है, लेकिन यदि उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो वो हमें ही खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।